कि जब राज दरबार आएगा ना तो तुझे पता चल जाएगा क्योंकि वो इतना ग्रैंड है। क्योंकि अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उसके पीछे का आपको वैल्यू पता है, तो आपके आंखों में पानी आना नॉर्मल बात है। पहली बार मतलब महाराष्ट्र में मुझे एक फोर्ट पे गया मैं और मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये एक फोर्ट है। जो कि रायगढ़ जो है जो सारे फोर्ट्स का कैपिटल है। तो पांचों सुल्तानों के बीच में पहली बार भगवा झंडा लहराया तोरना फोर्ट पे। फोर्ट के नीचे तो जैसे कि एक यात्रा होती है ना, कोई भी भगवान के नाम पे यात्रा, जैसे जिस श्रद्धा से लोग जाते हैं। मैं 3 दिन से कहीं और था, मतलब इस दुनिया में ही नहीं था, ऐसा मुझे फील हुआ। पास्ट में चले गए थे पूरा पास में था। हेलो एवरीवन, मैं श्रवण और मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर वेदांत। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी रीसेंट ट्रैवल स्टोरीज़ के बारे में, जो कि है रायगढ़ फोर्ट पे। तो हम रिसेंटली रायगढ़ फोर्ट पे गए थे, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ हमें डिफरेंट क्या एक्सपीरियंसेस हुए, हमने क्या एक्सपीरियंस किया और क्या देखा। और आपको अगर पता नहीं तो रायगढ़ फोर्ट वॉज वंस कैपिटल ऑफ स्वराज, इट्स स्टिल अ कैपिटल ऑफ स्वराज, बट तो हम उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं। सो वेदांत, हाउ डिड वी मेड द प्लान? कैसे बना हमारा प्लान? मैं पहले बता देता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ की हिस्टोरिकल के बारे में। मैंने क्योंकि उस एरिया में कभी हाइकिंग करी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था रायगढ़ फोर्ट की इम्पोर्टेंस, वहाँ पे क्या हुआ था। मैं तो बस वेदांत का पूरा प्लान था और मैं बस ज्वाइन हुआ था क्योंकि इसने मुझे इतना ही बोला था कि मुझे बहुत एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और 2-3 दिन पहाड़ों पे मना क्यों करूँगा मैं। सो मिस्टर वेदांत, कैसे प्लान बना आपका? प्लान बनने के पीछे रीज़न है इस बुक का। इस बुक की वजह से प्लान बना। ये बुक है छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी। मैंने लास्ट ईयर इसे पढ़ी तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ इनके बारे में और डिटेल में रिसर्च करने के लिए और जानने के लिए अपने कल्चर को। तो मैंने ये शुरुआत की, इस मुहिम की शुरुआत की शिवनेरी फोर्ट से, जो कि एक सोलो ट्रिप थी। वहाँ से मैंने शुरुआत की। शिवनेरी फोर्ट करने के बाद मैंने ये 3 महीने में 12 या 13 फोर्ट्स एक्सप्लोर किए और उसके बाद मैंने ये रायगढ़ का प्लान बनाया, जो कि रायगढ़ जो है जो सारे फोर्ट्स का कैपिटल है, जो 360 फोर्ट्स है, जो स्वराज के, सह्याद्री के, हिंदवी स्वराज के जो जितने भी फोर्ट्स है सबका एक कैपिटल है। तो इसका प्लान तभी बना शिवनेरी पे फरवरी मंथ में ही कि ये 6 जून को रायगढ़ जाना है। 6 जून का कुछ सिग्निफिकेंस है रायगढ़ पे, वो हम बात करने वाले आगे इस टॉपिक पे। पहले आप ये बता दो कि स्वराज क्या होता है, क्योंकि मुझे भी एकदम एग्जैक्ट नहीं पता। व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज? स्वराज मतलब खुद का राज, अपनी धरती अपना राज, स्वराज। सो जैसे कि अखंड भारत होता है, वो स्वराज में आता है। अगर उस पर जो राज करने वाला भारत का हो तो वो स्वराज में आता है। अगर बाहर से कोई आके उस पर राज कर रहा है तो वो स्वराज नहीं है। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। यस। तो मैं जैसे बताता हूँ अपने बारे में कि आप तो एक दिन पहले पहुँच गए थे वहाँ पे, 2 दिन पहले। हाँ 2 दिन या 1 दिन पहले? मैं 2 दिन पहले पहुंचा था। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, आप कैसे वहाँ तक पहुँचे? सो मुझे तो जैसे कि इतना दूर है नहीं रायगढ़ फोर्ट, पर फिर भी मुझे 12 घंटे लगे वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा था। और उसमें हुआ ऐसा कि अकेला आदमी हूँ, मैं तो अकेला ही आ रहा था। और जितने भी लोग मुझे मिल गए ना, कि जिनको पता चला कि मैं रायगढ़ फोर्ट जा रहा हूँ, तो हम सब ऐसे एक साथ मिलते गए। और लास्ट में मैं 7 लोगों के या 4 लोगों के साथ ऊपर चढ़ रहा था और 4 लोग, हमारा एक ग्रुप ही था, हम आपस में बात कर रहे ये वो। तो जितने लोगों को भी पता चला कि मैं रायगढ़ फोर्ट जा रहा हूँ और भी गुजरात से आ रहा हूँ इतनी दूर रायगढ़ फोर्ट जाने, तो ट्रैवल में होना ही है। सोलो ट्रैवल में तो दोस्त बनते ही है। हाँ, नॉर्मल सी बात है। तो वो जो आप एक रात पहले फोर्ट के नीचे आए, तो एक रात पहले माहौल कैसा था फोर्ट के नीचे, कैसा सीन था, क्या हो रहा था? फोर्ट के नीचे तो जैसे कि एक यात्रा होती है ना, कोई भी भगवान के नाम पे यात्रा, जैसे जिस श्रद्धा से लोग जाते हैं, ये लोग तो बहुत थे। मतलब आप कह सकते हो आप एक लाइन में खड़े थे ऊपर जाने के लिए, लोग इतने सारे थे और एक यात्रा जैसा माहौल था, सब ऊपर जा रहे थे। मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं था, पर फिर भी सब पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत था, पॉजिटिविटी बहुत थी वहाँ पे। मुझे तो सही में ऐसा ही लग रहा था कि मैं जैसे कि अब मैं पास्ट में आ गया हूँ
और हम लोग सही में कहीं किसी राजा के, कुछ होता है ना इवेंट, राजाओं का ऐसे कुछ देखने जा रहे हैं। हाँ सही में ऐसा लग रहा था कि मैं किसी राजा से मिलने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो जो इवेंट है, जो इवेंट था वो है राज्य अभिषेक, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक वहाँ पे मनाया जाता है 6 जून को। तब उसकी हमको सिग्निफिकेंस अगर समझनी है, उस इवेंट की अगर सिग्निफिकेंस समझनी है, तो आपको थोड़ा हिस्ट्री का थोड़ा ब्रीफ नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर ब्रीफली बताए वो क्या है एक्चुअली, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो आपको इंडिया की उस समय की 16th सेंचुरी की आपको वो जो इमेज है वो अपने दिमाग में इमेजिन करनी पड़ेगी। तो उस समय अगर हम बात करें तो इंडिया की कंडीशन कैसी थी कि आउटसाइडर्स का राज था, अत्याचारों का वो एकदम पीक पे थे अत्याचार। मुगल साम्राज्य का जो तख्त था वो औरंगजेब के हाथ में था। उसके अलावा दक्कन में राज था कुतुब शाह, आदिल शाह, निज़ाम शाह, ये सब सुल्तानों का राज था पूरे इंडिया पर। तो उसमें उस समय अगर आप कंडीशन इमेजिन करो तो अत्याचार बहुत हो रहे थे, स्त्रियों पे अत्याचार, मंदिर तोड़ना, इवन मंदिर स्वतंत्र नहीं थे, गौ माता स्वतंत्र नहीं थी, मंदिरों के अंदर की मूर्तियाँ तक स्वतंत्र नहीं थी। उस समय जन्म हुआ शिवाजी महाराज का 1630 में। फिर उन्होंने, ये कहानी है पूरी कि कैसे उन्होंने स्वराज स्थापित किया, कैसे लोगों को इकट्ठा करके एक हिंदवी स्वराज, खुद का स्वराज चालू किया, अपना राज, ये सब है। फिर उन्होंने, अभी अगर हम ब्रीफ में बताएं तो फर्स्ट फोर्ट उन्होंने जीता तोरना, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा प्लान है। तोरना, सिंहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, ऐसे सब जीतते गए, फोर्ट जीतते गए, एक एक सरदार उनके पास जुड़ते गए, एक एक दुश्मनों को मारते गए, अफजल खान, शाइस्ता खान, ऐसे बहुत सारे को मारकर एक बहुत लंबी जर्नी उन्होंने की है। तो बस ऐसे किले जीतते गए, ऐसे 300 किले जितने हो गए, काफ़ी एरिया अपने अंडर में लिया। फिर उन्होंने एक ऑफिशियली स्थापना की स्वराज की और खुद का राज्याभिषेक करवाया। इस राज्याभिषेक का इम्पोर्टेंस ये है कि इंडिया में अगर आप देखो तो पृथ्वीराज चौहान के बाद ये पहला इंडियन है जिसने राज्याभिषेक खुद का करवाया हो। उसके पहले पृथ्वीराज चौहान का एक राज्याभिषेक हुआ था जो कि इंडियन थे। और वो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 600-700 साल तक कोई इंडियन राज खुद का स्वराज, खुद का राज्याभिषेक नहीं करवा पाया। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकली एक इंडिया का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है 6 जून। 600-700 साल बाद बहुत सोचने की बात है कि तब तक कोई इंडियन नहीं था वहाँ पे। तो 500 सुल्तानों के बीच में पहली बार भगवा झंडा लहराया तोरना फोर्ट पे, और वहाँ से फिर कहानी चालू हुई, रायगढ़ कैपिटल बना, सब हम डिस्कस करेंगे आराम से कभी। फिर हाँ चलो, तो सिग्निफिकेंस तो आपने बस सिग्निफिकेंस, यस। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक, कि आपको कैसा लगा वहाँ पे? क्योंकि आप 2 दिन पहले से वहाँ पे, और जैसे कि मैं जिस दिन आया तो प्रॉपर एक इवेंट होता है, मेले जैसा माहौल था, सब इतने खुश थे। पर 2 दिन पहले कैसा माहौल था वहाँ? हम लोग तो राज दरबार में ही बैठे थे एक दिन पहले, लाइक सब लोग बैठते हैं। तो जो राज दरबार तक पहुंचने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। राज दरबार जैसे बताओ, राज दरबार नहीं, आप कैसे पहुंचे वो बताओ राज दरबार तक। बेसिकली राज दरबार होता है जहाँ पे महाराजा बैठते हैं और उनके मंत्री वो सब, मतलब मेन डिस्कशन हॉल होता है। हाँ। और वहाँ पे उनका मेन सिंहासन होता है। तो जैसे कि मैं नीचे से आ रहा था तो सबको राज दरबार ही जाना है, क्योंकि राज दरबार ही उस फोर्ट पे सबसे हाईएस्ट प्लेस है, और राज दरबार ही सबसे आके सब लोग वहीं पे दर्शन लेते हैं। तो जैसे कि मैं नीचे से आ रहा था तो मुझे दूर से लाइट्स दिख रही थी बहुत, मतलब इतनी सारी लाइट्स थी पहाड़ पे। तो मुझे लगा कि ये राज दरबार है, ये राज दरबार है, ये राज दरबार। फिर मैं पूछ रहा था सबसे कि ये राज दरबार है क्या, क्योंकि 2-3 जगह पे शिवाजी महाराज की बड़ी बड़ी मूर्ति है वहाँ पे। तो राज दरबार आया, नहीं आया। तो एक मेरे साथ जो थे उन्होंने बोला कि जब राज दरबार आएगा ना तो तुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो इतना ग्रैंड है और इतना अच्छा माहौल है उधर, वो एक्सपीरियंस तेरे को अलग होगा। तो जब मैं आया, इतना बड़ा गेट है वो, उस गेट का नाम क्या है? नगार खाना बोलते हैं उसे। नगार खाना। तो वो गेट से मैं गया और सामने जब मैंने उनका सिंहासन देखा ना, इतना ग्रैंड एरिया है वो। और पहली बार मतलब महाराष्ट्र में मुझे एक फोर्ट पे गया मैं, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये एक फोर्ट है, वरना रिमेन्स ही बचे रहते बाकी सारे फोर्ट्स पे तो थोड़े बहुत। तो मेरा तो चलो, मुझे
हिस्ट्री नहीं पता वहाँ के फोर्ट की, तो भी मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आप बताओ आपको कैसा लगा? अच्छा, मेरा अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ उस दरबार के अंदर का, तो मैं दिसंबर लास्ट ईयर गया था फर्स्ट टाइम। तो जब मैं अंदर गया, लिटरली मेरे आंखों के सामने जब मैंने वो सुवर्ण सिंहासन देखा, महाराज को बैठे हो उस सिंहासन पे, तो लिटरली मेरे आंख में से पानी आ गया था। क्योंकि अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उसके पीछे का आपको वैल्यू पता है कि, तो आपके आंखों में पानी आना नॉर्मल बात है। क्योंकि उस सिंहासन के उस पाने के पीछे कितनों ने अपना बलिदान दिया है, उसकी कहानी अगर आपको पता है तो आँख में पानी आना बहुत नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे। और जो भी शिव भक्त आते हैं उधर, वो भी महाराज को मुजरा करके नतमस्तक होते ही है। 3.5 लाख सिर्फ लोग यही करने आए थे, दर्शन करने, बस एक महाराज को झलक देखने, वो सिंहासन की राज्याभिषेक के बाद वो देखने के लिए लोग आए इतने सारे। वही, चलो एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे। जिस दिन राज्याभिषेक के एक दिन पहले, हाँ, वहाँ माहौल कैसा था? वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हुए? अच्छा, एक दिन पहले आप वहाँ नहीं आए थे, आप जस्ट रात को आए थे। तो शाम का अगर बताऊँ तो शाम को एक इवेंट होता है मर्दानी खेड़ नाम का। उसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं जो कि अपनी कला दिखाते हैं, तलवारबाजी, डांड पट्टाबाजी, हथियार चलाते हैं। उस ज़माने के जो हथियार है वो एक्चुअली में लेके आते हैं और वहाँ पे चला के प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें स्पेशलिटी यही थी एक कि डांड पट्टा जो एक हथियार है, वो मराठों का स्पेशल हथियार है। ऐसे हाथ में और यहाँ से हाँ, रॉड रहती है, तो वो मतलब चलाना भी बहुत टफ होता है। यानी 10 तलवार के बराबर एक डांड पट्टाधारी माना जाता था। तो वो चलाने के लिए भी बहुत स्किल चाहिए। उसकी दोनों तरफ धार होती है, लचीला होता है। आप देखोगे वो बाजीराव जो यूज़ करते थे 2 हाथ में, तो वहाँ पे वो लोग लाइव प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पे वो जो छोटे बच्चे वो चलाते हैं। और बाद में उसमें थीम भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कला करके दिखाते हैं। जैसे सर पे फ्रूट रखेंगे, फिर उसको ऐसे डांटे से काटेंगे तो सिर्फ वो फ्रूट कटेगा। अरे मतलब एक तो मैंने वो भी देखा था, आदमी लेट जाता है और गले पे ऐसे ककड़ी रखते हैं और वो ऐसे तलवार घुमा के सिर्फ ककड़ी काटता है, सिर्फ ककड़ी कटती है, गले को कुछ नहीं होता। इतना उनकी स्किल वहाँ पे वो लोग दिखाते हैं। और अभी तक उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है अपना कल्चर। छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो डेली प्रैक्टिस होती है उनकी। वो लोग डेली अखाड़े जैसे उनके ग्रुप होते हैं, वो लोग का कल्चर मेंटेन रखते हैं। प्रैक्टिस याद आया, प्रैक्टिस तो नासिक ढोल की भी डेली होती है नासिक। अरे बाप रे, जिस दिन राज्याभिषेक था उस दिन 2-3 हज़ार लोग बैठे थे अंदर, और उतने ही उससे कई ज़्यादा लोग बाहर नासिक ढोल पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आप नासिक ढोल का एक्सपीरियंस कैसा था आप? नासिक ढोल जब सुन के ऐसा फील आता है कि हाँ, हम कोई फेस्टिवल, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई भी फेस्टिवल नासिक ढोल के बिना नहीं होगा। कोई भी गणपति हो या कोई भी, तो वो नासिक ढोल मतलब सिग्निफिकेंस है कोई भी फेस्टिवल की। तो ये इतनी सारी पब्लिक है, 2.5 लाख लोग को इन्वॉल्व कैसे रखे? वो जोश तो चाहिए। तो नासिक ढोल के बिना कैसे? उन्होंने गुलाल इतना उड़ाया कि जो पूरी ज़मीन तो आप देख ही नहीं सकते, उसमें इतनी 2-3 लेयर जैसी येलो और रेड लाल कलर का गुलाल, पूरा ऐसे होली जैसा माहौल हो गया था। होली से भी ज़्यादा कलर यूज़ हुआ था। और जैसे कि नासिक ढोल तो हो गया, फिर और क्या हुआ था वहाँ पे? हाँ, और बस वो राज्याभिषेक का कार्यक्रम होता है अंदर, जिसमें जो उनका एंसेसिटर्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो करंट एंसेसिटर्स है, 7th एंसेसिटर, जिनका नाम है छत्रपति संभाजी राजे युवराज, तो वो आए थे। वो उनके हाथों से ये राज्याभिषेक होता है। तो इसमें मुझे एक नई बात पता चली, क्योंकि मैनेजमेंट इतना अच्छा था और फिर आपने मुझे बताया कि गवर्नमेंट नहीं पार्टिसिपेट करती है, पूरा जो उनके एंसेस्टर है युवराज वही पूरा करते हैं। हाँ, ये पूरा मैनेजमेंट जो इवेंट का, ये युवराज के थ्रू ही होता है, युवराज के हाथों से ही होता है और उनके खर्चे से ही होता है। तो ये इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रोल नहीं है। आप देखोगे पूरा जो वॉलेंटरी होता है सारा काम बाय ग्रुप्स, जो संस्था होते हैं बहुत सारी महाराष्ट्र की। काम मतलब 6 दिन में 5 लाख लोग आए थे वहाँ पे, सबकी ज़्यादा, सबका खाना पानी सब कुछ, रहना, मैनेजमेंट, और वो भी फोर्ट के ऊपर 1200 फीट के ऊपर, जहाँ पे पानी की आप, हाँ अभी पानी के ऊपर बात करते हैं, वहाँ पे पानी कैसे आया होगा? बात करेंगे फोर्ट की डिज़ाइन पे, फोर्ट के बारे में, पर उनका जो मैनेजमेंट था इतना अच्छा। हाँ, बहुत, वो जो अलग एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि पूरी प्रोसेस एकदम सीमलेस थी। अगर आप फिट हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी हम फोर्ट के बारे में बात करते हैं, फोर्ट के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो पानी से स्टार्ट करते हैं। तो
आप देखोगे पानी ऊपर 1200 फीट पे नीचे से तो पानी आएगा नहीं। तो ये जो पानी की सिस्टम है उस टाइम पे ही बिल्ड हुई है, महाराज के थ्रू ही बिल्ड हुई है, जो इनका आर्किटेक्चर थे। उन्होंने 2 तालाब ऊपर तालाब बांध देते, तालाब बनाए, हाथी सागर तालाब और गंगा सागर। तो उसमें इतना पानी स्टोर होता था रेन वाटर कि वो पूरे साल हम यूज़ कर सकते हैं वही पानी। तो अभी हमने जो पानी यूज़ किया वो पिछले बारिश का वो तालाब में जमा हुआ पानी हमने अभी यूज़ किया सब लोगों ने। तो वो सोचो वो पूरा इतना सिस्टम उनकी कि 1 साल तक वो पानी स्टोर रहे, रेन वाटर हार्वेस्ट हो पूरा वहाँ पे, वो सिस्टम उन्होंने उस ज़माने में बना के रखी थी। और अब ऐसा नहीं, महाराष्ट्र के कोई भी फोर्ट में जाओ ये आपको सिस्टम दिखेगी पानी की। हाँ, छोटे छोटे वाटर टैंक्स बने हुए रहते, पर यहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि एक मैन मेड लेक है। मैन मेड लेक, वो भी एक नहीं 2 है शायद। 2 लेक है। उसमें उस लेक से जो पत्थर निकलते हैं खोद के, उसी पत्थर से किले का कंस्ट्रक्शन होता है। तो दोनों काम एक साथ होते हैं। अच्छा, और वहाँ पे एक अलग चीज़ मैंने देखी, जैसे कि फोर्ट आप दरबार से बाहर निकलोगे आपको दूर एक ऐसे दिखेगा कि दूसरे मतलब पूरा प्लेटो है वो, और दूसरे साइड प्लेटो के एक मस्जिद है। मैं तो शौक हो गया था, ये मस्जिद क्या कर रही है यहाँ पे। वो भी ऐसा नहीं कि किसी ने अभी बनाई है, वही सेम फोर्ट के स्ट्रक्चर में मस्जिद है। फिर मैंने पूछा, आप लोगों से पूछा क्या है वो, तो उसकी स्टोरी बता दीजिए वो मस्जिद के बारे में। हाँ, अगर ये फोटो में देख के, अगर आपको दूर से देख के मस्जिद लग रहा है तो ये आर्किटेक्चर जो इसके पीछे का बनाने वाला है वो सक्सेसफुल है। वो आर्किटेक्चर ने यही सोच के बनाया था कि दूर से कोई देखे तो ये मस्जिद ही लगे। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि आती जाती जो आर्मीज़ है जो अटैक करने आती है किले पर, वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक्चुअली वो ढूंढ ही ना पाए रायगढ़ एक्चुअली कौन सा रायगढ़ ये हिंदवी स्वराज की कैपिटल है या ऐसा कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था ऐसी डिज़ाइन। फिर आप अंदर जाके देखोगे तो जैसे ही नज़दीक जाओगे तो आपको पता चलेगा ये तो पूरा लोटा से मंदिर है, पर वो दूर से ऐसा ही दिखता है मस्जिद जैसा। पहले तो रायगढ़ फोर्ट उनको दिखेगा ही नहीं, हाँ है ना। हाँ, अगर रायगढ़ फोर्ट की ज्योग्राफी देखो तो वो 7 पहाड़ों के बीच में ऐसा छुपा हुआ है, तो दूर से तो उसको देख पाना ऐसा पिक इम्पॉसिबल है। आपको एटलीस्ट बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा तभी आपको रायगढ़ दिखेगा एक्चुअली क्या है। जैसे कि बहुत सारे फोर्ट्स के बहुत सारे रास्ते होते जाने के, पर रायगढ़ फोर्ट है कि वहाँ पे बहुत ऐसे एक ही या 2 ही रास्ते हैं ना जाने के। महाराष्ट्र का कोई भी फोर्ट देखो आप, 2 ही रास्ते होते हैं, 2 से ज़्यादा रास्ते नहीं मिलेंगे फोर्ट के अंदर जाने के या बाहर निकलने के। उसका वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है सेफ्टी के लिए। और जैसे कि वो जगदीश्वर महाराज का मंदिर है, महादेव सॉरी, उसके बाहर आप निकलते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है, स्मारक है उनका। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की आंखें भर आती है। हाँ, उनको ऐसे वो वहाँ पे उनकी समाधि है, यानी अंतिम विधि उनकी उस जगह पे हुई थी, वहाँ पे स्मारक बनाया हुआ है। ऐसे लोगों में अभी भी कितना वो है उनको डिवोशन लेके कि 200 साल पहले जो आदमी ने किया था अभी भी उसको देखे उनकी आंखें भर आती है। वही तो सोचने वाली बात है कि इतने सारे लोग वहाँ पे आए क्यों, 3.5, क्योंकि एक्चुअली ये भगवान क्या बोलते हैं इतने, यही तो सोचने वाली बात है कि इतने लोग कब आते हैं मंदिर में, आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, ये लोग क्यों आए थे, वही सोचने वाली बात है। वो भी एक इंसान के लिए। एक्चुअली में तो एक इंसान ही है, पर भगवान से कम नहीं माना जाता महाराष्ट्र में, भगवान का ही दर्जा है, आराध्य ईश्वर माना जाता है। तो आज भी सब लोगों को यही कि महाराज वहीं पर है, राज कर रहे हैं, उनके अंडर में ही अभी भी लोग अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनका एक मावड़ा बनकर ही सब लोग जीते हैं अभी भी। और उनके स्मारक के बाजू में उनके एक डॉग का भी स्मारक है। हाँ, डॉग की भी समाधि है। डॉग की समाधि है, उसकी कहानी तो आपको पता ही है, बताओ। की कहानी वही है कि लॉयल्टी के ऊपर है। जैसे ही शिवाजी महाराज का जैसे उनकी डेथ हुई वैसे ही थोड़े दिन में उनकी डॉग की भी डेथ हो गई, और मुझे पता नहीं था कि उनका डॉग कूद के मारा है बाहर से, मुझे लगा था उसने खाना छोड़ दिया होगा, पर एक्चुअली वो जैसे ही डॉग को पता चला कि महाराज अभी नहीं है तो वो डॉग उस जगह से कूद गया नीचे, सुसाइड कर दिया। हाँ, ऐसा अभी मतलब हिस्टोरिक फैक्ट नहीं इसका जितना मैंने स्टडी किया है। तो फिर भी पता चलता है कि उनके बारे में कि जानवर भी उनको उतना ही मानते थे। और क्या बात करें, और देखो अभी और क्या बात कर सुना। तो कैसा लगा 3 दिन वहाँ पे? अरे वो छोड़ दे। हाँ, आप 2 दिन, जैसे मैं पहली बार आया। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, क्या? पहले मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि ऊपर 2.5 लाख
1 लाख लोग, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर बहुत सारे लोग थे और बहुत बड़ा प्लेटो है ऊपर और नो नेटवर्क, और मुझे मिलना था वेदांत को। तो मैं कैसे मिला आपसे, तो उसकी भी स्टोरी बहुत अलग है। इन्होंने मुझे 2-3 घंटे पहले नेटवर्क आया था तो बोल दिया था कि ऊपर शिवाजी महाराज की जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस लिया था उसके बाजू में आ जाओ। मैं एग्जैक्ट उसके बाद उस एरिया में कोई नहीं सोएगा, उसके बाजू में एग्जैक्ट मैं सोया हूँ। फिर मैं गया, मैंने बहुत ढूंढा, दरबार के पीछे था वो। फिर मैं जब वहाँ पे देखा तो उसके बाजू में 10,000 लोग सोए हुए। तो उसके बीच में आपने मेरे को कैसे ढूंढ लिया? वो एक वही है कि क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क नहीं, मोबाइल में चार्जिंग नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ मैंने जब लास्ट था कॉल कुछ 5-6 घंटे पहले बता दिया था, कुछ एक मार्क दे दिया था आपको कि यहाँ पे अब मैं रहूँगा, आप अगर हो सके तो मिलना, नहीं तो कोई चांस ही नहीं था इतनी भीड़ में ढूंढने का। नेक्स्ट डे तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो वही मैं गया वहाँ पे, मुझे लगा कि होगा, बाजू में सोए होंगे आप, पर 10,000 लोग सोए थे। फिर मैं चिल्लाने लग गया वेदांत वेदांत वेदांत, और पीछे से एक हाथ आता है। नहीं, मैंने एक्चुअली आपको एग्जैक्ट बताया था वो जहाँ पे, क्योंकि आप किसी को भी पूछ लोगे ना फोर्ट में, आपको बता देगा वो जगह, पैलेस ऑफ महाराज। तो बस उसके जस्ट बाजू में मैंने अपना टेंट डाला था। और इतना बड़ा फोर्ट है ना वो, पहले वहाँ पे भी 1 लाख लोग रहते थे ना। हाँ, उस ज़माने में वो 1 लाख की अकोमोडेशन रखता था, ये फैमिलीज रहती थी। तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कितना ग्रैंड है वो फोर्ट, और एक प्रॉपर सिविलाइजेशन रहती है वहाँ पे, रहती थी, पर फिर भी इतने रिमेंस नहीं हुए पे। हाँ, उसके ऊपर अगर चर्चा करनी है, रिमेंस नहीं है, क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है कि ये तो एक्चुअली 350 साल पहले का कंस्ट्रक्शन है, अब तक तो रहना चाहिए। आप ताजमहल देखो, आप दिल्ली के कोई भी देखो, हैदराबाद के देखो, एज इट इज़ है फोर्ट्स। पर महाराष्ट्र के फोर्ट्स एज पूरे बिखर के क्यों? ऐसा हमने सोचा कभी? नहीं, अटैक हुआ था। अटैक तो सब जगह होते हैं, पर जब जब उन पर अटैक हुए तब तक उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली और दीवार बचा ली। पर जब इन पर अटैक हुए, इन्होंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, लड़ के मरे। जो रायगढ़ भी ऐसा ही हुआ था 1818 में, तो इसलिए वो पूरा डिमोलिश हो चुका है पूरे। कोई भी आपको फोर्ट एज इट इज़ नहीं दिखेंगे। गर्दन झुका ली, पर उन्होंने गर्दन झुका ली और दीवार बचा ली। इन्होंने अपनी गर्दन कटवा ली और गर्दन नहीं झुकाई, और नहीं झुकाई। हाँ, इसलिए आज ऐसा है। ये बहुत सीखने वाली बात है। तो इसी बात पे एंड करते हैं पॉडकास्ट। एंड अभी एक चीज़ रह गई है। क्या रहे कि मैंने जब आपको एंड में जब मैं रिटर्न का एक्सपीरियंस कैसा था, रिटर्न यानी कि अगर मैं बताऊँ रिटर्न का कैसा था, तो जब मैं नेटवर्क में आया, नीचे उतरा 3 दिन बाद सब करके, जब मैं नीचे उतरा फिर नेटवर्क में आया, तब मैंने देखा कि मैंने मोबाइल चेक किया मेरा, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं तो एक अलग दुनिया में रहता हूँ। मैं 3 दिन से कहीं और था, मतलब इस दुनिया में ही नहीं था, ऐसा मुझे फील हुआ। पास्ट में चले गए थे, पूरा पास्ट में था, क्योंकि नेटवर्क नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, और पूरा इतने सारे लोगों के बीच में किले के ऊपर। फिर जैसे ही मैं नीचे देखा मेरा मोबाइल, मेरे को याद आया, अरे नहीं, मेरी एक लाइफ और अलग भी है, अलग दुनिया में रहता हूँ मैं। कॉलेज है, सब है। नहीं, बहुत खतरनाक है कि 3 दिन ऐसे सही में पास्ट भी रहे, क्योंकि वहाँ पे लोग हथियार चला रहे, अपने हथियार लेकर आ रहे हो, कपड़े भी, कॉस्ट्यूम भी सबके वो मावड़े जैसे। ऐसा आपको कुछ लगेगा कि आप इधर इस दुनिया में हो। पुराने ज़माने में कोई जैसे रायगढ़ फोर्ट पे मेला चल रहा है, वैसा वो एक्सपीरियंस करने आए हो। लिटरली बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस कुछ भी। तो यही हमारा पर्पस है, एक्सपीरियंस चेस करना इस एज में। हम आपको मिलेंगे अगली किसी ट्रैवल स्टोरी के साथ, हाँ, और अगले किसी नए एक्सपीरियंस के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, नई लोकेशन के साथ, और नए पॉडकास्ट के साथ।